हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलिए मैं आज आपके लिए अप्लाइड फिजिक्स 2 आज से आपको मैं पढ़ाऊंगा और नेक्स्ट क्लासेस पर अप्लाइड फिजिक्स 2 भी पढ़ाया जाएगा। इससे पहले अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 ख़त्म हो चुका है, अप्लाइड मैकेनिक्स 2 ख़त्म हो चुका है। थोड़ा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कुछ बचा हुआ है, लैडर प्रॉब्लम वगैरह, तो वो धीरे धीरे मैं लेकर आता रहूँगा। ठीक है, तो अप्लाइड फिजिक्स का जो चैप्टर है वो चैप्टर जो है 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर है। चैप्टर का पहले नाम समझ लो कि चैप्टर का नाम कौन कौन सा है। फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है? फर्स्ट चैप्टर है वेव मोशन एंड एप्लीकेशन। वेव मोशन एंड एप्लीकेशन। ठीक है। सेकेंड चैप्टर क्या है? सेकेंड चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। थर्ड चैप्टर क्या है? थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फोर्थ चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिफ्थ चैप्टर क्या है? फिफ्थ चैप्टर है मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटोस्टैटिक्स ये थोड़ा नया होगा आपके लिए। MAGNETOSTAT, मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सिक्स्थ चैप्टर क्या है आपके? सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स आप क्लास 12 में पढ़े होंगे। सेमीकंडक्टर फिजिक्स। और 7th चैप्टर जो आपका लास्ट चैप्टर है वो मॉडर्न फिजिक्स है। यही आपके अप्लाइड फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स 2 में यही 7 चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक में पहले स्टार्ट करूंगा। बेसिक क्या स्टार्ट करूंगा? ये वेव मोशन एंड एप्लीकेशन। बातें समझ में आ रही है क्या? वेव मोशन एंड एप्लीकेशन में वेव मोशन को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, वेव को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा कि वेव क्या होता है, वेव कितने टाइप के होते हैं। ठीक है। और इसमें जो होता है ये माध्यम की आवश्यकता के आधार पर भी वो करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऊर्जा संचरण के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके बाद बीमा के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और एक होता है कणों के कंपन के आधार पे। ठीक है, ये 4 प्रकार के आधार पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम पहले तरंग का परिचय जान लेते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ वेव्स क्या होता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि जब कोई कण आकाश में गति करता है तो इसके साथ जो होती है गति ऊर्जा भी होती है। आपको पता होगा कि जब कोई कण आकाश में गति करता है तो इसके साथ क्या होती है? ऊर्जा भी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, जहाँ कहीं भी यह कण जाता है ऊर्जा इसके साथ जाता है। ठीक है, ऊर्जा इसके साथ जाता है। और किसके कारण? तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण के कारण, ऊर्जा संचरण के कारण। किसके कारण? ऊर्जा संचरण के कारण जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसके साथ जाता है। ठीक है, ऊर्जा संचरण जो होती है, ऊर्जा संचरण के बारे में जान लो कि ऊर्जा संचरण की दूसरी विधि तरंग है। ठीक है, जिसमें ऊर्जा बिना पदार्थ की गति के स्थानांतरण होती है। बिना पदार्थ की गति के
स्थानांतरण होती है, ठीक है ना। जैसे हम बोल रहे हैं तो आवाज़ें सुनाई देती है किसी को, तो बिना ये पदार्थ की गति के क्या हो रही है, संचरण हो रही है, ठीक है ना। इसे हम, ये विधि तरंग है, वेव्स है, ठीक है। और देखिए वायु में ध्वनि इसी तरीके से संचरित होती है। वायु में जो होती है ध्वनि, जो हम लोग बोलते हैं साउंड वगैरह का, कोई भी बोलता है तो इसी तरह से क्या होती है, संचरित होती है। अब आपको मैं इसका कुछ एग्जाम्पल में बताता हूँ। शुरू किया हूँ आपका वेव मोशन एंड एप्लीकेशन, अप्लाइड फिजिक्स 2। आपका चैप्टर क्या है, वेव मोशन एंड एप्लीकेशन। बातें समझ में आ रही है क्या? देखिए वेव के बारे में तो पता चल गया, ठीक है, कि जब कोई कण आकाश में गति करता है तो उसके साथ गतिज ऊर्जा भी होती है। जहां कहीं भी यह कण जाता है अपने साथ उस गतिज ऊर्जा को साथ ले जाता है। कैसे? तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो ऊर्जा संचरण के द्वारा अपने साथ ले जाता है। ऊर्जा संचरण की जो दूसरी विधि है वो तरंग है। बातें समझ में? जिसमें ऊर्जा बिना पदार्थ की गति के क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि स्थानांतरण होती है। बातें समझ में आ रही है? वायु में जो ध्वनि होती है इसी प्रकार से गति करती है। आइए एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि आपके एक मित्र है, कोटा में है, ठीक है, और एक आप कोटा में है और आपके जो मित्र है वो लखनऊ में है, ठीक है। तो आप उनको दो तरीकों से कोई कुछ भेजना हो, ठीक है, कुछ मतलब संपर्क स्थापित उससे करना हो, तो हम दो तरीकों से भेज सकते हैं। देखिए कैसे भेज सकते हैं। फर्स्ट तरीका है आपका, या तो हम पत्र लिखेंगे और या तो हम उसको क्या करेंगे, टेलीफोन द्वारा करेंगे। दो तरीकों से हमने भेजा। बातें समझ में आ रही है? पहले तरीके के जो धारणा है, पहले तरीके के कर्ण धारणा, यानी कि कर्ण के आधार पर ये एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह तक ये पत्र ट्रांसफर होगा, पत्र साथ में ही जाएगा। और जो दूसरा तरीका है आपका वो है वेव धारणा, टेलीफोन द्वारा। वेव के चलते ये टेलीफोन द्वारा आपकी साउंड उसके पास चली जाती है। बातें समझ में आ रही है क्या? अब बातें समझ में आई कि वेव क्या होती है, ठीक है। तो वेव क्या होती है इसका मैं आपको लिखवाता हूं कि व्हाट इज वेव। चलिए, तो ये तो आपका एग्जाम्पल हो गया, इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम वेव का परिभाषा मैं आपको लिखवा रहा हूं। वेव क्या होता है? तो वेव एक विक्षोभ है जो आकाश में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा एवं संवेग को बिना द्रव्य के स्थानांतरण के संचरित होती है। बिना द्रव्य के स्थानांतरण के संचरित होती है। मैं लिखवा दे रहा हूं परिभाषा। तरंग एक विक्षोभ है, तरंग एक विक्षोभ है ठीक है। तरंग एक विक्षोभ है जो आकाश में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा एवं संवेग को ऊर्जा एवं संवेग को बिना द्रव्य के स्थानांतरण को संचरित करता है। बिना द्रव्य का स्थानांतरण, यानी कि द्रव्य का स्थानांतरण नहीं होगा। संवेग को बिना द्रव्य के स्थानांतरण को बिना द्रव्य के स्थानांतरण
के संचरित करती है, बिना द्रव्य का स्थानांतरण के संचरित करती है। बहुत ही स्मार्ट फर्म ये थ्योरी है आपकी परिभाषा, इसमें सब कुछ समाहित हो गया, इतना छोटा परिभाषा। ठीक है, देखिए तरंगों का उदाहरण आप देख रहे होंगे, इसका उदाहरण भी मैं नोट करवा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल, जैसे कि तालाब जो होता है, तालाब के पानी में जो तरंगे होती है, तालाब में अगर हम कोई कण फेंक दे, कोई पत्थर फेंक दे, तो वो तरंगों के रूप में इस तरह उसके चारों तरफ तरंगों के रूप में गोलाकार का लेता हुआ बाहर चला जाता है। ठीक है, बातें समझ में रही है? तो हम लिखेंगे तालाब के पानी में तरंगे, तालाब के पानी में तरंगे। दूसरा हो गया आपका ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे। तीसरा हो गया आपका दृश्य प्रकाश तरंगे, दृश्य प्रकाश की तरंग दर कितनी होती है? 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम तक होती है दृश्य प्रकाश की तरंग दर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तीसरा हम और लिख देंगे रेडियो, रेडियो लिख दीजिए। टीवी के संकेत, रेडियो तथा टीवी के संकेत हो गए। ये सारी चीज़ें जो होती है वेव के चलते ही होती है। अब हम करेंगे तरंगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। इसको आप नोट करना है तो आप नोट करिए फटाफट। ये मार्कर का ढक्कन ना बिना गिरे किसी में काम नहीं चलता। चलिए अब मैं इसे मिटाता हूँ, वीडियो पॉज करके नोट करते रहिएगा। अब हम क्या करेंगे, तरंगों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, इसको देखिए मैं कितने भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। पहला हो गया, पहला क्या है आपका, माध्यम के आवश्यकता के आधार पे। रेड का यूज कर रहा हूं मैं आपको। माध्यम के आवश्यकता के आधार पे। माध्यम के आवश्यकता के आधार पर इसमें क्या होता है, दो होता है, प्रत्यास्थ या यांत्रिक तरंगे और एक होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या लिखेंगे, प्रत्यास्थ या यांत्रिक तरंगे और एक होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। फर्स्ट जो है आपका प्रकाश या यांत्रिक तरंगे और जो दूसरा है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ये हो गया माध्यम के आवश्यकता के आधार पर। अब हम लिखेंगे ऊर्जा संचरण के आधार पे। क्या लिखेंगे, ऊर्जा संचरण के आधार पे। ऊर्जा संचरण के आधार पर इसमें भी जो होता है दो
टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऊर्जा संचरण के आधार पे प्रगामी और एक होता है अप्रगामी, ठीक है ना। एक होता है प्रगामी तरंगे और दूसरा जो होता है अप्रगामी तरंगे। प्रगामी तरंगे और दूसरा होता है अप्रगामी तरंगे। ठीक है, अब हम करेंगे बीमा के आधार पर, ठीक है ना। बीमा के आधार पर होता है 1D 2D एंड 3D में। तो बीमा के आधार पर बीमा के आधार पर क्या होता है 1D यानी कि एक बीमी, 2D में यानी कि द्विबीमी और त्रिबीमी। फर्स्ट है आपका एक बीमी, सेकंड है आपका द्विबीमी और थर्ड जो है आपका त्रिबीमी। और इसके बाद जो है कोणों के कंपन के आधार पर हम अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कोणों के कंपन के आधार पे कोणों के कंपन के आधार पर भी दो प्रकार की तरंगे होती है। एक होती है एक होता है अनुप्रस्थ तरंगे और एक होता है अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? एक होता है अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरा जो होता है आपका अनुदैर्ध्य तरंगे। ये आपका वर्गीकरण हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। बातें समझ में आ रही है क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। इसके बाद हम हर एक पॉइंट का यानी कि प्रकाश या यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं, माध्यम के आवश्यकता के आधार पर है ये, यानी कि जो बेस्ड ऑन मीडियम नेसेसिटी। ठीक है ना। आप जानते हैं कि तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। बातें समझ में आ रही है? चलिए, जिन तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? अयांत्रिक तरंगे यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। जिन तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? अयांत्रिक तरंगे कहते हैं। अयांत्रिक तरंगे नॉन मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। बातें समझ में आ रही है? जैसे हम हो गए प्रकाश तरंगे, क्या हो गया? प्रकाश तरंगे, इसमें जो है नॉन मैकेनिकल वेव्स है। ये मैं लिखवा दे रहा हूं, नॉन मैकेनिकल वेव्स। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? प्रकाश तरंगे, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नॉन मैकेनिकल वेव्स, इसी से समझ में आ रहा है कि नॉन मैकेनिकल वेव यानी कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे में प्रकाश तरंगे हो गए, ऊष्मा विकिरण, ऊष्मा यानी कि ये होता है औरक्त विकिरण। बातें समझ में आ रही है? इसके बाद रेडियो तरंगे, ये सारी जो होती है नॉन मैकेनिकल वेव में आती है। रेडियो तरंगे हो गई नॉन मैकेनिकल वेव में आती है। बातें समझ में आ रही है? चलिए, जबकि
अब यहाँ पर देखेंगे ऐसे तरंग जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंगे कहते हैं। ऐसे तरंग जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की नेसेसिटी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंगे कहते हैं। बातें समझ में आ रही है? यांत्रिक तरंगों के संचरण में माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यांत्रिक तरंगों के संचरण में माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए हम इसे प्रत्यास्थ तरंगे भी कहते हैं। क्या कहेंगे? इसे हम प्रत्यास्थ तरंगे भी इसको हम कह सकते हैं। क्यों कहेंगे? इसमें जो होते हैं घनत्व तथा प्रत्यास्थता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बातें समझ में आ रही है? इसके लिए इसका एग्जाम्पल जो होगा, इसको मिटा दूं क्या? चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं, नोट करते रहिएगा। जी जो मैं बोल रहा हूं नोट करते रहिए कॉपी पेन लेकर के। प्रकाश या यांत्रिक तरंगे, फर्स्ट नंबर है, मार्कर दूसरा यूज करने दो। फर्स्ट नंबर, प्रकाश या यांत्रिक तरंगे। क्या बोला था हमने? कि ऐसे तरंग जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसे क्या कहेंगे? यांत्रिक तरंगे कहेंगे। ऐसे तरंग जिसकी संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसे हम यांत्रिक तरंग यानी कि मैकेनिकल वेव्स कहेंगे। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? और देखिए इस तरंगों के संचरण के लिए प्रत्यास्थता एवं घनत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसलिए हम इसे प्रत्यास्थ तरंगे भी कहते हैं। इसको हम प्रत्यास्थ तरंगे भी कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? प्रत्यास्थ तरंगे का भी कहते हैं। बातें समझ में आ रही है? इसको हम प्रत्यास्थ तरंगे भी कहेंगे। इसका एग्जाम्पल में के लिए मैं नोट कर दे रहा हूँ। एग्जाम्पल जो होगा आपका, पानी में ध्वनि तरंगे, पानी में ध्वनि तरंगे। दूसरा मैं और बता दूं, भूकंपी तरंगे, अर्थक्वेक वेव जो होता है, अर्थक्वेक वेव वो भी होता है, इसी में आता है भूकंपी तरंगे। बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि प्रकाश या यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं। बातें समझ में आ रही है क्या? चलिए अब हम बात करेंगे ऊर्जा संचरण के आधार पे। ऊर्जा संचरण के आधार पे, ठीक है, ऊर्जा संचरण के आधार पर ये होता है एक प्रगामी और एक होता है अप्रगामी तरंगे। बातें समझ में आ रही है या नहीं? इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, जो विद्युत और चुंबक के तरंगों के आधार पर होता है ये सब। ठीक है, तो इसके बारे में अभी नहीं जानना है। अब हम बात करेंगे ऊर्जा संचरण के आधार पे। ऊर्जा संचरण के आधार पे जो होता है प्रगामी और अप्रगामी तरंगे होता है। ठीक है ना? प्रगामी वेग में जो होता है, प्रगामी तरंग जो होता है माध्यम में नियत वेग के साथ संचरित होती है। ठीक है ना? प्रगामी तरंग जो होती है माध्यम में नियत वेग के साथ संचरित होती है, जबकि अप्रगामी तरंगे में जो होती है माध्यम के कण विभिन्न आयाम के साथ कंपन करते हैं, विभिन्न आयाम के साथ कंपन करते हैं, लेकिन जो होता है इन सबों में ऊर्जा का संचरण नहीं होता है। क्या होता है? ऊर्जा का संचरण नहीं होता है। ये भी समझ गए आप कि प्रगामी तरंगे और अप्रगामी, इसमें जो होता है माध्यम के कण एक नियत वेग से गति करते हैं, और अप्रगामी तरंग में जो होता है माध्यम के कण विभिन्न आयाम के साथ कंपन करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो होता है ऊर्जा का संचरण नहीं होता है। अब देखिए संचरण बेस्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यानी कि बीमा के आधार पे, संचरण के ही आधार पे जो होती है, एक होती है एक बीमी और दो होती है द्विबीमी और त्रिबीमी। 1D 2D एंड 3D आप समझ रहे होंगे। तरंगे जितनी बीमाओं में वे ऊर्जा का स्थानांतरण करती है, ऊर्जा का संचरित करती है,
वे उसके आधार पर इन्हें को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 1D 2D और 3D में, ठीक है ना। यानी कि जितनी भी विमाव में ऊर्जा का संचरण करेगी उसी के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इसके आधार पे मैं इसका एग्जाम्पल दे दूं। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं इसका एक बीमी में देखिए एक बीमी में देखिए, एक बीमी में जो तनी हुई डोरी में जो होती है, तनी हुई डोरी में जो तरंगों का संचरण होती है वो होती है एक बीमी। तनी हुई डोरी यहाँ से बांध दो और इस तनी हुई डोरी है, इसमें तरंगों का संचरण होती है वो 1D में होती है। द्विबीमी की बात कर ले तो द्विबीमी की जो बात होगी वो होती है पानी की सतह पर जो तरंगों की जो गति होती है, तरंगों का जो संचरण होता है वो 2D में होता है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। और जो होता है एक होती है ध्वनि का जो संचरण होता है, ध्वनि का साउंड का जो संचरण होता है वो त्रिविमी में आता है। तीनों का एग्जाम्पल हो गया। अब बातें आती है कणों के कंपन के आधार पे, अनुप्रस्थ तरंगे तथा अनुदैर्ध्य तरंगे। तो कोई पूछेगा कि अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे कि ऐसे तरंग जिनके माध्यम के कण जो होंगे तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। बातें समझ में आई क्या? अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करती है। क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करती है। आपको फिगर में दिख रहा होगा, देखिए। अब देखिए यहाँ पर, जबकि अनुदैर्ध्य में जो होती है, अनुदैर्ध्य में बोलेंगे कि ऐसे तरंग जिनके माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग बोलेंगे। बातें समझ में आ रही है? फिगर में आपको दिख रहा होगा। चलिए, अनुप्रस्थ तरंग की बातें हो गई और अनुदैर्ध्य तरंग की भी बातें हो गई। तो अब हम यहाँ पे बातें करेंगे अनुप्रस्थ तरंग की गति के बारे में बातें करेंगे। तो ये अनुप्रस्थ तरंग की गति के बारे में, तो पहले मैं इसे मिटा ले रहा हूँ। अब नोट करना है तो नोट कर लिए होंगे। बातें समझ में आ रही है? ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारे चीज़ों को मैं समझा दिया अच्छे तरीके से। अब देखिए अनुप्रस्थ तरंग की गति, ट्रांसवर्स वेव मोशन। ट्रांसवर्स वेव मोशन यानी कि अनुप्रस्थ तरंग की गति, ये तरंगे केवल उन्हीं माध्यमों में पैदा की जा सकती है जिनमें दृढ़ता का गुण हो, रिजिडिटी का जो होना चाहिए उसमें प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उन्हीं माध्यमों में ये तरंगे पैदा की जा सकती है। इसलिए इन्हें दृढ़ तरंग या इस तरंग भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें दृढ़ तरंग या इस तरंगे भी कहा जाता है। जैसे कि अब यहाँ पर आती है कि रिजिडिटी क्या है। आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे। दृढ़ता किसी वस्तु का वह गुण होता है जिस पर कोई बाह्य बल लगाने पर उसके आकार एवं आकृति में कोई परिवर्तन न हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, दृढ़ता कहेंगे। ठीक है ना। दृढ़ता किसी वस्तु का वह गुण है, दृढ़ता किसी वस्तु का वह गुण है जो कि बाह्य बल उस वस्तु पर लगाने पर उसके आकार एवं आकृति में कोई परिवर्तन ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, दृढ़ता का वो गुण होता है। ठीक है ना। यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगों केवल ठोसों में, यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोसों में, ठीक है ना, एवं तरल पानी की सतह पर पैदा की जा सकती है। यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगे याद रखिएगा केवल ठोसों में एवं पानी की सतह पर पैदा की जा सकती है।
ठीक है ना। इसमें माध्यम के प्रत्येक कण अपनी माध्यावस्था के सापेक्ष तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सरल आवर्त गति करता है। चलिए इसका मैं फिगर बना दे रहा हूँ। ये है आपका कण, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है। ये होगा ऐसे, ऐसे कैसे जाएगा ऊपर नीचे, टिरिक क्रिक क्रिक, इस तरह, ठीक है। इसको बोलेंगे हम स्ट्रिंग, इसको बोलेंगे हम गर्त। बातें समझ में आ रही? और ये जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा आपका लेम्डा। ये जो आपका होगा लेम्डा, दोनों के बीच का, दोनों तरह ये स्ट्रिंग से स्ट्रिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका लेम्डा होगा, या फिर गर्त या गर्त के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी लेम्डा होगा। बातें समझ में आ रही है क्या? चलिए ये भी हम लेम्डा लिख सकते हैं यहां से। बातें समझ में आ रही है क्या? तो अब बात आती है कि स्ट्रिंग किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रेस्ट, स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो माध्यम का वह भाग होता है, स्ट्रिंग जो होता है माध्यम का वह भाग होता है जहां अनुप्रस्थ तरंग संचरण के दौरान माध्यम के कण अपनी माध्यावस्था से अस्थायी रूप से अधिकतम ऊंचाई तक होती है। बातें समझ में आ रही है क्या? गर्त की बात कर ले तो गर्त माध्यम का वह भाग होता है, गर्त माध्यम का वह भाग होता है जहां अनुप्रस्थ तरंग संचरण के दौरान माध्यम के कण स्थिर अवस्था की स्थिति से अस्थायी रूप से अधिकतम डिस्टेंस नीचे की तरफ होता है। बातें समझ में आ गई? अब हम बात करेंगे अनुदैर्ध्य तरंग और इसके बाद विभिन्न माध्यमों में यांत्रिक तरंगों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अनुदैर्ध्य तरंग और विभिन्न माध्यमों में यांत्रिक तरंगे मैं सेकेंड लेक्चर में शुरू करूंगा और तरंग गति की विशेषताएं भी बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद वो जो भी फार्मूले होंगे इसके मैं प्रूव करूंगा। तरंग गति का वेग क्या होता है, तरंग गति का जो आपका तरंग के वेग तथा तरंग के वेग माध्यम में संबंध बताऊंगा, तरंग का त्वरण बताऊंगा, ठीक है ना। कलांतर फाइंड करूंगा, पथांतर फाइंड करूंगा एवं समयांतर में संबंध रिलेशन जो होगा ये सारी चीज़ें मैं फाइंड करूंगा अगले लेक्चर में। तो अगले लेक्चर का आप इंतज़ार कीजिए और बहुत ही फास्ट मैं आपको वीडियो डेली अपलोड करता रहूँगा, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों को बता दीजिए कि अब नेक्स्ट क्लासेज पर अप्लाइड फिजिक्स 2 का भी जो है चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।